मेरा नाम किरण है। मेरे पापा एक मामूली से दर्जी थे, लेकिन उनके अंदर जो खुददारी थी, वो मैंने आज तक किसी बड़े से बड़े आदमी में नहीं देखी। हमारा मोहल्ला पुराना था, पतली गलियां, छोटे मकान। हम 3 कमरों के घर में रहते थे, जिसे चाची अक्सर एहसान का घर याद करवा देती थी। अगर हम नहीं होते तो तुम लोग सड़क पर होते, वो बार बार कहती थी। मैंने बचपन से उनकी बातों में जहर भरा देखा है, पर पापा कभी भी जवाब नहीं देते थे। उनकी खामोशी मेरे लिए हमेशा एक पहेली रही, और शायद एक जख्म भी। पापा सुबह सिलाई मशीन के पास बैठ जाते। एक छोटा सा कमरा उनकी वर्कशॉप था। वहां पर धागे की महक, कतरनों का ढेर और पापा के पसीने की खुशबू बसी हुई थी। कपड़े सिलते जाते और साथ साथ भगवान का नाम भी लेते जाते। वो हमेशा प्रार्थना करते, मेरी बेटी बहुत आगे जाए। मैं जब कोने में बैठकर किताबें पढ़ती तो पूछती, पापा क्या हम वाकई बहुत गरीब हैं? नहीं बेटा, हम बस अमीर नहीं हैं, फर्क समझो। मैंने कोशिश की पर समझने में साल लग गए। हमारे चाचा, पापा के छोटे भाई, गैर कानूनी तरीके से यूरोप चले गए थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने वहां जाने के लिए माँ के जेवर और पापा की सिलाई मशीन बेच दी थी। पापा ने फिर से नई मशीन खरीदी, मगर किसी से कुछ नहीं कहा। वो सच हमेशा के लिए उनकी आंखों में छुप गया। कुछ सालों में चाचा ने बहुत पैसा कमा लिया। लंबी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगा मोबाइल, सब कुछ। उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते, अंग्रेजी बोलते और हर एक महीने में कहीं घूमने जाते। और हम सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स थे। मेरा यूनिफॉर्म अक्सर कई जगह से सिले होता। जूते माँ हर हफ्ते पॉलिश करती थी ताकि वे नए लगें। मैं अपनी उम्र से पहले समझदार हो गई थी। चाची का व्यवहार सबसे ज्यादा मुश्किल था। वो जब कभी हमारे घर आई, उनकी आंखों में घृणा होती। एक बार कहने लगी, किरण तुम लोग भी कुछ बन जाओ ताकि हम एहसान करना छोड़ दें। हर वक्त बस भिखारी। मैंने जवाब नहीं दिया, पर मेरे दिल में कुछ सुलगने लगा। मेरे चाचा के घर में हर वक्त रौनक होती, महंगी दावतें, कीमती तोहफे और चाची का गुरूर। एक बार हम चाचा के घर गए, पापा भी साथ थे। चाची ने दरवाजे पर ही कहा, जूते बाहर उतार दो, हमारा फर्श गंदा हो जाएगा। पापा ने कुछ नहीं कहा, जूते उतारे और अंदर चले गए। वो दिन मेरे दिल में नोकदार कील की तरह ठोक दिया गया। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया था, एक दिन मैं ऐसा मुकाम हासिल करूंगी जहां ये लोग मेरे दरवाजे पर जूते उतारेंगे। मैं रातों को जाग कर पढ़ती, दिए की लौ कम पड़ती तो मैं खुद को रोशनी बना लेती। माँ सोते वक्त अक्सर मेरे सिर पर हाथ फेरती और कहती, भगवान तुम्हें कामयाब करे ताकि तुम्हारे पापा सर उठाकर जी सकें। यह आशीर्वाद मेरे लिए एक लक्ष्य बन गया। कई बार दिल हारने को आया, लेकिन पापा की खामोश कुर्बानियां मुझे थाम लेती थी। चाचा का दिखावा, चाची की बेइज्जती, स्कूल के दोस्तों का मजाक, सब कुछ झेल गई, पर सपने नहीं छोड़े। माँ की सबसे बड़ी परेशानी बिजली का बिल नहीं होता था, बल्कि चाची के ताने होते थे, अपने बच्चों को संभालो, हर वक्त हमारे बच्चों की चीजों पर नजर रखते हैं, तुम लोग भिखारी हो, भिखारी ही रहोगे। चाची ने एक दिन पापा के सामने कहा, जब मैं और मेरी छोटी बहन उनके बच्चों के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। पापा ने सर झुका लिया। मैंने तुरंत बहन का हाथ पकड़ा और वहां से उठ गई। मैं समझ गई थी कि ये हमारे लिए जगह नहीं, न दिल में न घर में। पापा हर त्योहार पर चाची के घर कुछ न कुछ देकर आते, कभी फल, कभी सिले हुए कपड़े। मैंने एक बार पूछा, पापा जब वो लोग हमें बेइज्जत करते हैं तो फिर आप वहां क्यों जाते हैं? पापा ने कहा, रिश्ते पैसे से नहीं फर्ज से निभाए जाते हैं। फर्ज, ये शब्द मेरे लिए उस उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन इसका मतलब मैं हर दिन सीख रही थी। चाची ने एक दिन सबके सामने ये भी कह दिया, मेरा पति यूरोप में है, वो काम करके भेजता है, तुम्हारे पापा तो यही कपड़े सिलकर बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। उस दिन माँ ने पहली बार जवाब दिया, कपड़े सिलना बुरा काम नहीं, हमारे बच्चे किसी के सहारे नहीं पल रहे। चाची ने नाक सिकोड़ ली, जैसे उन्हें हमारी बातों से बदबू आती हो। एक दिन अमन मेरे हाथ में हिंदी की किताब देखकर बोला, हिंदी, ये भी कोई पढ़ने की चीज है? हम तो अब फ्रेंच भी सीख रहे हैं। मैं मुस्कुराकर बोली, भाषा कोई भी हो, जब तक उसकी अच्छी समझ नहीं हो, हर भाषा का कोई मतलब नहीं। वो हंसने लगा, ये सब छोटे लोग ही कहते हैं। मुझे उसी दिन अंदाजा हुआ कि वे सिर्फ हमारी गरीबी पर नहीं, बल्कि हमारे सपनों पर भी हंसते हैं। उसी साल चाची ने पूरे खानदान को दावत पर बुलाया। हमारे घर एक कार्ड भी नहीं आया। मैंने चुप रहने को कहा, लेकिन मैं जानती थी कि यह खामोशी अंदर कुछ तोड़ रही है। दावत के अगले दिन जब हम गए तो चाची ने दरवाजे पर कहा, हमें नहीं पता था तुम लोग बुलाने पर आओगे।
वैसे भी हमारी दावत का खाना कम पड़ जाना था। हम वापस आ गए, मगर मैंने तब एक और फैसला किया। हर बेइज्जती, हर ताना मेरे लिए सीढ़ी बनेगा। माँ अक्सर चाची की बातों पर उदास हो जाती। एक दिन मैंने उनके पास बैठकर कहा, माँ, हम उनके जैसे नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें साबित करना है कि हम कम नहीं। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, भगवान तुम्हें हिम्मत दे। उसी दिन के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को ही सब कुछ समझ लिया। मैंने फैसला किया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी मैं अपना नाम कमाऊंगी। मुझे उन सबको दिखाना है कि भिखारी वो नहीं होता जिसके पास पैसा ना हो, बल्कि वो होता है जो अंदर से खाली हो। मैट्रिक का रिजल्ट आया, मैं पास हो गई थी। साधारण सी मार्कशीट, लेकिन मेरे लिए वो कागज जैसे किसी खजाने की चाबी हो। माँ ने सिर पर हाथ फेर कर कहा, भगवान तुम्हें तरक्की दे। पापा बोले, बस अब आगे क्या सोचा है बेटी? पर सवाल ये था कि आगे कैसे? घर में पहले ही गैस, बिजली और राशन का खर्च मुश्किल से पूरा होता था। कोचिंग की क्लासेस, कॉलेज की फीस, किताबें, ये सब हमारे लिए सपना जैसे था। पापा की नजरें मेरी फाइलों पर ठहरती तो एक बोझ सा नजर आता। मैंने ये बोझ हल्का करने का फैसला किया। पापा, मैं खुद ही तैयारी करूंगी, आप फिक्र मत करिए। पापा ने मेरी आंखों में देखा, जैसे परख रहे हो कि क्या मैं वाकई में कर सकूंगी। फिर धीरे से बोले, जो भी करो पूरे दिल से करना। मैंने घर के कोने वाले कमरे को अपनी पढ़ाई की जगह बना लिया। वही पुराना सा पंखा, एक लकड़ी की मेज और एक टूटा सा स्टूल। मैंने एक रजिस्टर पर बड़े शब्दों में लिखा, सपने अधूरे नहीं छोड़े जाते। पापा के दोस्त की बेटी नैना, जो एसएससी कर रही थी, कभी कभार पढ़ने आ जाती। उसके पास कुछ पुरानी किताबें थी जो उसने मुझे दे दी। हम मिलकर डिस्कशन करते, सवाल बनाते और एक दूसरे से पूछते। नैना हंसती, किरण, तुम तो अच्छी टीचर बन सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे अफसर बनना है। एक दिन मैंने नैना से पूछा, क्या यूपीएससी सिर्फ अमीरों के लिए होता है? उसने कहा, नहीं, मगर सुविधाएं उनके पास ज्यादा होती हैं। तुम्हारे पास जज्बा है और ये सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मेरा सपना यूपीएससी है। अब ये सिर्फ इच्छा नहीं, मेरा मकसद था। मैं रात को देर तक पढ़ती रहती। माँ मुझे सो जाने को कहती तो मैं कहती, अभी वक्त नहीं हुआ है रुकने का। चाची को जब पता चला कि मैं पढ़ाई जारी रख रही हूँ तो उन्होंने फिर से एक तीर फेंका, भिखारी लोग अफसर बनने के सपने ना देखा करें, नींद हराम हो जाती है। इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने कहा, सपने वही देखता है जो जागता है, सोते हुए सिर्फ साए आते हैं। चाची कुछ लम्हे खामोश हो गई, लेकिन उनकी नजरों में हंसी छुपी हुई थी। मुझे मालूम था वो हंस रही हैं, मगर वक्त आएगा जब यही हंसी शर्मिंदगी में बदलेगी। यूपीएससी की तैयारी एक अलग ही दुनिया थी। हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते और समझते हुए दिमाग सुन्न हो जाता। तो छत पर जाकर आसमान को देखती और खुद से कहती, एक दिन ये आसमान भी छू लूंगी। हमारे मोहल्ले के पास एक शहरनुमा छोटा सा कस्बा था, जहाँ जरूरत की हर चीज मिलती थी। वहीं पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। माँ मुझे पैदल छोड़ आती और फिर कुछ घंटे बाद वापस ले जाती। मैं रोज वहां जाना शुरू किया। छोटी सी जगह थी पर शांत। वहां एक बार एक साहब ने मुझे देखा और पूछा, बेटी, रोज आती हो, क्या कर रही हो? मैंने कहा, यूपीएससी की तैयारी। वो बोले, हिम्मत है तुम में? मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, अगर कभी कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। ये छोटे छोटे लोग मेरे सफर के बड़े मददगार बन गए। फिर मैंने रोज एक आदत बनाई, हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य तय करती और उसे पूरा करती। कभी अंग्रेजी का एक नया शब्द, कभी करंट न्यूज की जानकारी। पापा कभी कभी मेरे नोट्स देखते, फिर नजरें फेर लेते। मैं जानती थी कि वो गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते। एक दिन मैंने उनसे कहा, पापा, जब मैं अफसर बन जाऊंगी तो सबसे पहले आपके लिए नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सिलाई मशीन खरीदूंगी। वो मुस्कुराए। मुझे सिलाई मशीन नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचे। ये वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि पापा मेरी कामयाबी से ज्यादा मेरे इरादे से खुश हैं। यही इरादा मेरी असली ताकत था। अब मैं सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही थी, मैं अपने पूरे वजूद को सपने के मुताबिक ढाल रही थी। मैं एक आम दर्जी की बेटी थी, लेकिन मेरे अंदर एक अलग हिम्मत जाग चुकी थी और एक दिन ये हिम्मत दुनिया के सामने आने वाली थी। नैना के साथ पढ़ाई जोर शोर से चल रही थी। रोजाना समय से लाइब्रेरी पहुंचकर अपना टारगेट पूरा करना मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका था।
मैं हर दिन कुछ नया सीखती, हर हफ्ते एक नए चैप्टर पर खुद का टेस्ट लेती, जैसे कोई कंपटीशन मेरे और वक्त के बीच में चल रहा हो। नैना के पास टच मोबाइल भी था। उसके घर के हालात बेहतर थे। घर में वाईफाई भी था। मैंने पापा से इजाजत ली और नैना के घर जाकर इंटरनेट से चीजें निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट्स के नोट्स। वो 1 घंटा मेरे दिन का सबसे कीमती वक्त होता। नैना ने मेरे इस सफर में मेरी बहुत मदद की थी। मैं वापस आकर रात को नोट्स की कॉपियां खुद बनाती। माँ कई बार कहती, बेटा थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मगर मेरा जवाब होता, अगर आज आराम नहीं किया तो पूरी जिंदगी आराम से रह पाऊंगी। चाची की जुबान दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। एक दिन पापा जब कपड़े देने गए तो वापस आते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने कुछ नहीं पूछा, मगर शाम को चाची की आवाज गली में गूंजी, हमें तो यूरोप में बैठे पति ने सारी सुविधाएं दी हैं और एक वो भाई है जो अब तक मोहल्ले की गली में सिलाई मशीन चलाता है। पापा दरवाजे के पास बैठे थे। उन्होंने सिर्फ नजर झुका ली। मैं चुप रही, पर दिल में कुछ और झुकने की बजाय उठ खड़ी हुई। मैं अब ये सब सहने वाली नहीं थी। एक दिन चाचा की बेटी माधुरी मेरे पास आई और बोली, माँ कह रही थी कि तुम किताबें लेकर लाइब्रेरी जाती हो। वहां क्या करती हो? कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेती? तुम जैसे लोग तो घर में बर्तन धोने के काम आते हैं। मैंने कहा, मैं बर्तन भी धो लूंगी और तुम्हारी सोच भी धो दूंगी वक्त आने पर। वो हंसने लगी। मेरी सोच नहीं, ये सच्चाई है तुम्हारी। तुम लोग जितना मर्जी पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग हमेशा नीचे ही रहते हैं। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ बातों का जवाब वक्त पर छोड़ देना बेहतर होता है। इस बात के बाद मैंने पढ़ने का समय और बढ़ा दिया। देर रात तक जागना, सुबह जल्दी उठना और दिन में काम में हाथ बटाना। मैं वक्त का एक पल भी बर्बाद नहीं करती। माँ कभी कभी कहती, बेटा तुम बहुत थक जाती होगी। मैंने कहा, मैं अब खुद को नहीं, सबको साबित कर देना चाहती हूँ। मोहल्ले की औरतें भी अब चाची की बातों से सहमत होने लगी थी। कोई पीठ पीछे कहती, दर्जी की बेटी तो अब अफसर बनने चली है। कोई हंसकर कहती, अफसर बनेगी, सपने देखने की भी एक हद होती है। मैंने मन से जिक्र किया, ये लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। माँ ने कहा, लोग तो भगवान तक को नहीं छोड़ते। तुम तो इंसान हो, तुम बस अपनी मेहनत जारी रखो। एक दिन मेरी चाची कहने लगी, ये सब किताबें और नोट्स देखकर तुम्हें क्या लगता है कि सरकार तुम्हें अफसर बनाएगी? तुम्हारे जैसे लोग तो फाइलें उठाने के भी काबिल नहीं होते। पापा वहीं बैठे थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे सब कुछ सह लेना उनकी आदत बन चुकी हो। रात को मैंने पापा से पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने धीरे से कहा, बेटा जवाब से आवाज ऊंची होती है, मुकाम नहीं। और मुझे तुम पर यकीन है। ये पहली बार था जब पापा ने खुलकर कहा कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ में एक नई मिसाल दे दी हो। मैं जानती थी कि मुझे पीछे नहीं हटना। जब मैंने यूपीएससी का फॉर्म प्रिंट करवाया तो पहली बार पापा ने मुझसे पूछा, तो क्या लगता है तुम कर लोगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। पापा ने वो कागज पकड़ा और देर तक देखा, फिर धीरे से कहा, जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने ये सोचा भी नहीं था। शायद भगवान ने तुम्हें हमारी किस्मत बदलने के लिए भेजा है। मैंने सोचा किस्मत शायद पहले से लिखी होती है, लेकिन जो खुद लिखना जान ले वो उसे भी बदल सकता है। अब सपना सिर्फ एक मकसद नहीं रहा था, वो मेरे अंदर जलती वो आग बन चुकी थी, जिससे मेरी खामोशी भी जलने लगी थी। अब ये आग एक दिन सबको जलाने वाली थी। ये खामोशी लोग सिर्फ सुनते नहीं, एक दिन तारीख भी लिखते हैं। कुछ दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब ये मोहल्ला, गलियां और शादी मेरे मकसद की राह में रुकावट बन रहे हैं। मैंने सोच लिया था कि अगला कदम शहर होगा, जहां एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छा माहौल, किताबें और खुद को साबित करने का मौका होगा। मैंने पापा से बात की, मुझे शहर जाना है, वहां पर एकेडमी भी है और तैयारी का माहौल भी। पापा ने कुछ देर खामोशी से सोचा, फिर बोले, अकेली जाओगी? नहीं, आप और माँ भी मेरे साथ होंगे। रहोगी कहाँ और खर्चा कैसे चलेगा? एक छोटा सा फ्लैट नुमा घर ढूंढा है, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी। कुछ पैसे मैंने पुरानी गुल्लक में जमा किए थे, बचपन से ही वही तोड़कर निकालूंगी। पापा ने मेरी तरफ देखा और पहली बार मेरी बात पर तुरंत हाँ कह दी। शायद वो भी अब उस माहौल से थक चुके थे। उनके पास एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी, उन्होंने वो भी बेच दी। मेरी चाची को जब पता चला तो वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो?
पापा ने जवाब दिया, शहर जा रहे हैं कुछ समय के लिए। वो हंसने लगी। क्या करोगे? शायद जाकर कोई सिफारिश है या बस सपनों के पीछे भागने जा रहे हो? हम कुछ नहीं बोले। पापा ने सामान उठाया और पीछे मुड़े बिना हम बाहर निकल गए। मैं जानती थी कि वो दरवाजे पर खड़ी हमारा फर्ज नहीं, हमारे सपनों का मजाक उड़ा रही हैं। मगर एक वक्त आएगा जब वो सब समझ जाएंगी। शहर आकर सब कुछ नया लगा। शोर, सड़कें, अजनबी चेहरे और अनगिनत बिल्डिंग। हमने कमरे का छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया, जिसकी छत लीक करती थी, बाथरूम का नल टपकता था, मगर वहां वो घुटन नहीं थी जो पुराने मोहल्ले में थी। मैंने पास में ही एक एकेडमी में एडमिशन लिया, जहां शाम को क्लासेस होती थी। दिन में एक मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। कभी कभार 1 घंटे के लिए किसी लाइब्रेरी में बैठ जाती। मेरी दुनिया सिमट गई थी, लेकिन मेरा मकसद वही फैल कर बड़ा होता जा रहा था। पहले हफ्ते के बाद नैना ने कॉल की। कहाँ हो? सब पूछ रहे हैं, तुमने बताया भी नहीं। मैंने कहा, नैना अभी कुछ भी पक्का नहीं है, जब होगा सबको खुद पता चल जाएगा। शहर में कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, किस परिवार से हूँ, कहाँ से आई हूँ। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया और फैसला कर लिया था कि अब सिर्फ मेरा रिजल्ट बोलेगा। पढ़ाई का माहौल वाकई अलग था। यहाँ लोग सिर्फ नंबरों के पीछे नहीं थे, वे मुकाबले में थे। जुबान, दिमाग, भरोसा, हिम्मत, सब कुछ नापा जाता था। मैंने महसूस किया कि यहाँ सिर्फ मेहनत काफी नहीं, खुद को साबित भी करना पड़ता है। अकेडमी में मेरी मुलाकात एक लड़की माही से हुई। वो एक बड़े अफसर की बेटी थी, लेकिन मददगार। हम दोनों ने मिलकर ग्रुप स्टडी शुरू कर दी। एक दिन मैंने कहा, तुम्हें ये सब कुछ हासिल है तो फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वो हंसकर बोली, क्योंकि मुकाबला सिफारिश से नहीं, तैयारी से जीता जाता है। माही ने मेरे नोट्स देखे तो बोली, तुम तो प्रोफेशनल तरीके से पढ़ रही हो, लगता है तुम खुद किसी एकेडमी की टीचर हो। मैंने कहा, नहीं, बस पढ़ना सीख लिया है। मैंने माँ और पापा के लिए एक रूटीन बनाया। सुबह नाश्ता खुद बनाती, उनके लिए दवाई लाती और शाम को कभी कभार पार्क भी ले जाती। माँ अक्सर कहती, शहर तुम्हें बदल तो नहीं देगा? मैं कहती, नहीं माँ, ये शहर मुझे वो बना रहा है जो मैं बचपन से बनना चाहती थी। एक दिन पापा बाहर बैठे थे, अपनी सिलाई मशीन ठीक कर रहे थे। मैंने पूछा, पापा, यहाँ किसके लिए कपड़े सिल रहे हैं? उन्होंने कहा, मोहल्ले की एक आंटी ने कहा है कि उनके घर में शादी है और सिलाई वाला वक्त पर काम नहीं कर रहा, सोचा कुछ हाथ में आ जाएगा। मैं मुस्कुराकर कहा, बस अब थोड़ा और वक्त है, फिर आप सिर्फ सिलाई नहीं, फक्र का काम करेंगे। मेरे कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा नक्शा चिपका था, इंडिया का। मैं हर राज्य को अलग से मार्क करती, वहां की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सब कुछ जानने की कोशिश करती। कभी कभार माँ कहती, इतनी किताबें, इतनी बातें, सब तुम्हारे दिमाग में कैसे आ जाती हैं? मैं कहती, मेरे अंदर बहुत जगह है माँ, बस कामयाबी आने की देर है। मोहल्ले वालों में किसी को भी नहीं पता था कि हम कहाँ गए। वो जो हर वक्त कुछ ना कुछ पूछते थे, अब सिर्फ खामोशी से तरह तरह के कयास लगाते। नैना ने एक बार कॉल करके कहा, तुम्हारी चाची ने सबको बताया कि तुम्हारे पापा ने कर्ज की वजह से ये मोहल्ला छोड़ा और शहर चले गए। मैंने कहा, सही कहा उन्होंने, बस कर्ज पैसों का नहीं, इज्जत का है, और मैं वो उतारने गई हूँ। अब मेरा दिन पढ़ाई, ट्यूशन और खुद को बेहतर बनाने में गुजरता। अपने माँ और पापा की आंखों में मैं वो सुकून देखती जो बरसों से गया था। शहर में रहते हुए 6 महीने हो चुके थे। तैयारी की रफ्तार बेहतर हो रही थी और पापा और माँ भी नए माहौल से कुछ हद तक कंफर्टेबल हो चुके थे। मोहल्ले में 2-3 औरतों ने पापा को मामूली काम देना शुरू किया था और मेरी ट्यूशन से घर का खर्च निकलने लगा। सुकून था, मगर एक दिन ऐसा आया कि सारा सुकून जैसे किसी आवाज के बिना बिखर गया। उसी दिन सुबह मैं नोट्स पूरे कर रही थी जब पापा को एक फोन आया। नंबर देखकर उनकी आंखों में हल्की सी हैरत दिखी। ये मुकेश का नंबर है। सालों बाद मेरे भाई को याद आया है। मुकेश यानी मेरे चाचा। फोन पर 2 मिनट की बात हुई, बस सिर हिलाना और अच्छा, बधाई हो जैसी बातें। फोन रखकर पापा चुप हो गए। मैंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अमन असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है, इसी खुशी में आज दावत है, पूरे खानदान को बुलाया है। मैंने तुरंत पूछा, और हमें? पापा ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं बुलाया, शायद हम परिवार की गिनती में नहीं आते। कमरे में खामोशी छा गई। लेकिन उस दिन कुछ बदला था। पापा के चेहरे पर वो हमेशा वाली संजीदगी नहीं थी।
खालीपन था, जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ हो। शाम को जब माँ खाने के लिए बुलाने आई तो पापा आंगन में खामोश बैठे आसमान देख रहे थे। मैंने आवाज दी, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने धीरे से कहा, अमन को बचपन में मैं पढ़ने के लिए पहला बैग दिलाया था। मुकेश तो तब देश से बाहर जाने की तैयारी में लगा था। माधुरी के दाखिले के वक्त भी पैसे कम पड़े थे, तब भी मैंने अपने सारे खर्चे छोड़कर उनका काम पहले पूरा किया। शायद मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। मैंने उनके पास बैठकर कहा, पापा, आपने जो किया वो आपका फर्ज का हिस्सा था। उनके नीचे जमीन की कीमत आप क्यों अदा कर रहे हैं? उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, रिश्ते निभाते रहो, चाहे दूसरा पहचाने या ना पहचाने। बस कभी कभी दिल तक थक जाता है। अगले दिन दावत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी। अमन सूट में, गले में फूलों का हार डाले, बैकग्राउंड में बड़े से बैनर पर वेलकम असिस्टेंट कमिश्नर अमन सर लिखा था। परिवार के सब लोग थे, मेरे ताऊ, फूफा, सारे कजिन्स, जिन्हें सालों से मैंने कभी किसी प्रोग्राम में भी नहीं देखा था। बस वहां हम नहीं थे। नैना ने मैसेज किया, तुम्हें नहीं बुलाया, सब बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में। मैंने जवाब नहीं दिया। हम सिर्फ कामयाबी की दावत में नहीं आते, हम वक्त आने पर अपनी कहानी लेकर आते हैं। उस रात मैं देर तक जागती रही। बर्तन धोते वक्त माँ बार बार हाथ रगड़ती जा रही थी, जैसे कुछ मिटाने की कोशिश कर रही हो। मैं पास जाकर बोली, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ, अगर हम होते तो क्या बिगाड़ लेते। एक प्लेट खाने से किसी की इज्जत कम तो नहीं होती, मगर उनकी इज्जत शायद छोटी पड़ जाती। मैंने उनके हाथ से बर्तन ले लिए। माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, बिना दावत के। पापा ने एक हफ्ते तक कोई बात नहीं की, ना चाचा के बारे में, ना अमन के। बस रोज सिलाई करते और शाम को चाय के साथ अखबार पढ़ते। मैंने महसूस किया वो खबरें कम और खुद को ज्यादा पढ़ रहे थे। एक दिन मैंने उनके सामने अखबार रखकर पूछा, पापा, अगर मैं इस अखबार में एक दिन अपनी तस्वीर के साथ खबर बन जाऊं तो कैसा लगेगा? उन्होंने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, तब मैं ये अखबार हमेशा संभाल कर रखूंगा, पूरी जिंदगी भर के लिए। ये मेरे हिस्से की खुशी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। मैं जानती थी अब ये मेरे एग्जाम का वक्त है, सिर्फ यूपीएससी का नहीं, बल्कि हर उस जख्म को मरहम बनाने का भी जो अमन की कामयाबी और हमारी बेइज्जती ने दिया था। एक हफ्ते बाद मैं एकेडमी से वापस आ रही थी। रास्ते में मुझे अमन और मेरी चाची की आवाज सुनाई दी। वो मार्केट में खड़े किसी से बात कर रहे थे। हमारे परिवार में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता अब तो। सब लोगों को गांव में समझ जाना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मेरे कदम रुक गए। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ गई। उनकी बातें उनके इरादे को साफ बता रही थी। मैंने दिल में सोचा, मुकाबला यही है, वक्त और गुरूर के बीच में। दावत के कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन घर में खामोशी थी। पापा उदास थे, वो पहले जैसे नहीं रहे। काम करते करते अक्सर रुक जाते, जैसे कुछ याद आ रहा हो। अखबार पढ़ते वक्त कभी पन्ने पलटना भूल जाते। माँ ने एक दिन मुझे पुकारा, पापा कुछ बदले बदले लगते हैं, पहले जैसे बात भी नहीं करते। मैंने कहा, मैं जानती हूँ माँ, वो दावत वाला जख्म हल्का नहीं हुआ। मैंने तय कर लिया, अगर दोबारा किसी प्रोग्राम में हमारा नाम नहीं आया तो इस बार हम खुद जाएंगे। इस बार मैं तमाशा नहीं बनूंगी। मैं अपने कमरे में आकर किताबें समेटने लगी। सब कुछ बदल गया था। वही नोट्स, वही कलम। अब उनकी अहमियत बदल चुकी थी। अब ये पढ़ाई कामयाबी का रास्ता नहीं, बदले का जरिया बन चुकी थी। बदला किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस सोच से जो सालों से हमारी इज्जत को रौंदती जा रही है। मेरी लगन अब और बढ़ रही थी। अगले दिन मैं पापा के पास गई और कहा, मैं अपनी तैयारी में कोई ढील नहीं दूंगी, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आप हार नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, मैं बस थक गया हूँ, हारा नहीं हूँ। ठीक है पापा, तो अब मेरी बारी, आप आराम करें और मुझे आगे बढ़ने दें। उसी दिन मैंने अपना रूटीन बदला। सिलेबस को हटाकर जमीन में गहराई लानी शुरू की। रोज नई खबरें पढ़ने का वक्त तय किया। मेरा ध्यान अब कामयाबी के नंबर नहीं, बल्कि उस मुकाम के समान पर था। माँ ही, जो एकेडमी में मेरा साथ देती थी, एक दिन बोली, तुम्हारे चेहरे पर कुछ बदल गया है, तुम पहले से ज्यादा गंभीर हो गई हो। मैंने कहा, पढ़ाई अब मेरे लिए जाती हो गई है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फिर मेरे यूपीएससी के पेपर्स का वक्त आया। मैंने हर पेपर की तैयारी दिन रात मेहनत से की। मेरे पास वापसी का अब कोई रास्ता ही नहीं था और ना ही गुंजाइश। मैं पापा की परेशानी और माँ की झुर्रियों से भरे हाथों का भ्रम नहीं तोड़ना चाहती थी।
मैं उन्हें उस महफिल में वो मुकाम दिलाना चाहती थी जिसके वो हकदार थे। सारे पेपर्स एक एक करके खत्म हुए। माँ रोज मुझे दुआ देती। एग्जाम पूरा हुआ, अब रिजल्ट का इंतजार था। मैं जानती थी मेरी कामयाबी का इंतजार सिर्फ माँ बाप को था, और ऐसा ही हुआ। रिजल्ट आया, मेरी आंखें भगवान को शुक्रिया कहती आंसुओं से भर गईं। मैं पूरे देश भर में 10वीं पोजीशन लाकर कामयाबी हासिल कर पाई थी। मेरी सारी मेहनत और माँ पापा की दुआओं का सिला मिल चुका था। मैं घर आई, उन्हें बताया, वो खुशी से उछल पड़े, मुझे गले लगाया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। यही मेरी जिंदगी का सबसे कीमती एहसास था। मगर अभी बहुत कुछ बाकी था। इंटरव्यू बाकी था। कुछ हफ्ते बाद इंटरव्यू हुआ। पैनल ने मुझसे सवाल किया, क्या पहले कहीं काम कर चुकी हैं? नहीं, लेकिन मैंने काम करने से पहले खुद को काम के काबिल बनाया है। ये पहला पल था जब मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही थी। मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान अब पूरा हो चुका था। घर पहुंची तो पापा आंगन में बैठे सिलाई मशीन में धागा डालने की कोशिश कर रहे थे। नजर की कमजोरी की वजह से वो बार बार नाकाम हो रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठी, उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा अब आपको इन कमजोर हाथों से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने बस इतना कहा, पापा आपकी बेटी ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका इंतजार बरसों से हम सबको था। वो खुशी से उठ बैठे और मुझे गले लगा लिया। न जाने वो कैसा लम्हा था। हम बाप बेटी फूट फूट कर रोए। माँ किचन के दरवाजे पर खड़ी पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। आज पहली बार पापा ने दिल खोलकर अपने जज्बात जाहिर किए। रात को मैं अपने कमरे में दीवार पर एक नया कागज चिपकाई और उस पर सिर्फ एक बात लिखी, जो लोग तुम्हें नीचा समझे उनके सामने अपना सर उठाकर जियो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी, या फिर यूं कह लो मेरी जिंदगी का मकसद, जो आज पूरा हुआ। मगर पूरा परिवार इस खबर से बेखबर था, क्योंकि उन्हें ना तो मुझसे कोई उम्मीद थी और ना ही हमसे कोई मतलब। अमन की कामयाबी के बाद परिवार में जैसे एक नया जमाना शुरू हो गया था। बहुत सारे प्रोग्राम, तस्वीरें, तरह तरह की बातें, सोशल मीडिया पर वाहवाही का तूफान। अब हर बात का केंद्र अमन था। हर बुजुर्ग, हर कजन, हर रिश्तेदार उसकी तरक्की को अपनी इज्जत समझ रहा था। लेकिन जिन्हें जीना था वो हम नहीं थे। इस बार शहर का एक बहुत बड़ा इवेंट था, जिसमें अमन को खास गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। सरकार के कुछ अफसर, सियासत के लोग सब वहां मौजूद थे। परिवार के लोगों ने फिर एक प्रोग्राम रखा जिसमें वही लोग मौजूद थे और हम नहीं। मैंने पापा से कहा, अब हम वहां जाएंगे और इस बार सिर्फ तमाशा ही नहीं होगा। पापा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में कुछ ऐसा था कि वो चुप हो गए। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। वक्त बदल चुका था। हम शाम को प्रोग्राम की जगह पर पहुंचे। एक बहुत बड़ा हॉल था। दरवाजे पर भीड़ थी। सिक्योरिटी भी सख्त थी। हम जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, गार्ड ने हाथ उठाकर रोका। आपके पास इनविटेशन कार्ड है? मैंने पर्स से कार्ड निकाल कर दिया। गार्ड ने उसे देखा, फिर तुरंत सीधा होकर सैल्यूट किया। वेलकम मैडम, हमें आपका इंतजार था। पापा ने हैरत और खुशी से भरे मिले जुले जज्बातों से मेरी तरफ देखा। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, चलिए पापा। हम अंदर गए और निगाहों की भीड़ हमारी तरफ मुड़ गई। कुछ लोगों ने पहचान लिया, कुछ ने अंदाजा लगाया, मगर जिन्होंने पहचाना उनके चेहरों पर हैरानी छुपी नहीं रह सकी। अमन स्टेज के पास में खड़ा था। मेरी चाची उसके आसपास मेजबानों को तरह तरह की हिदायतें दे रही थी। जैसे ही हमारी नजर उन पर पड़ी, उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने तुरंत 2 गार्ड्स को इशारा किया, तुम दोनों इनको यहाँ से बाहर निकालो। गार्ड हमारी तरफ बढ़े। मैं चुपचाप खड़ी रही। पापा ने कदम पीछे हटाया, मगर मैं अपनी जगह जमी रही। जैसे ही गार्ड पास आया, उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया। वो रुक गया, नजर झुकी और तेज आवाज में कहा, मैडम आप यहाँ? हमें तो जानकारी नहीं दी गई थी कि आप यहाँ पर आएंगी। दूसरे गार्ड ने भी तुरंत सैल्यूट किया। हमें आपका स्वागत करने के लिए कहा गया था मैडम। डिप्टी कमिश्नर। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी चाची का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा हॉल जैसे सांस लेना भूल गया। जो लम्हा उनके लिए मामूली समझा गया था, वो हमारे लिए पहचान का धमाका बन चुका था। ये क्या बकवास है? सिक्योरिटी ऑफिसर ने गंभीर लहजे में कहा, सर ये कमिश्नर मैडम है। हमें उनकी सुरक्षा के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। खानदान के बुजुर्गों ने नजरें नीचे कर ली। दूसरी तरफ कजन्स की निगाहें बार बार मुझ पर और फिर अमन पर जा रही थी। एक कजन ने हल्के से कहा,
ये वही किरण है ना? अमन ने आगे बढ़कर मेरी तरफ देखा। तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम। मैंने पहली बार मुस्कुराकर कहा। कभी मौका ही नहीं मिला। मेरी चाची ने तुरंत ताना कसा। ये सब झूठ है। एक दर्जी की बेटी कमिश्नर कैसे बन सकती है? मैंने उनकी तरफ देखा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन सरकार को काबिलियत पर यकीन होता है, ना कि खानदान वालों की सोच पर। पापा की आंखों में नमी थी, मगर इस बार वो फक्र से उठी हुई थी। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहे हो कि ये उनकी ही बेटी है। एक उम्र के जख्म एक लम्हे की पहचान में भर गए थे। अमन ने हाथ जोड़ने की कोशिश की। अगर ये सब सच है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, क्योंकि जब पहचान खुद बोलती है तो फिर उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं रहती। पूरे हॉल में अब बातें हो रही थी। कोई कह रहा था, ऐसी तो कभी नजर ही नहीं आती थी, और अब कमिश्नर। कोई हैरत में था। यही वो रमेश है ना, जिन्हें दावत में कभी बुलाया नहीं गया? मेरी चाची पापा की तरफ देखकर कहने लगी, भैया, हमसे गलती हो गई। हम नहीं जानते थे कि आपकी बेटी। पापा ने उनकी बात काट दी। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मुझे अंदाजा हो चुका था। अब ये खेल सिर्फ खानदान के बड़े बड़े प्रोग्राम का नहीं रहा था। अब ये एक सामाजिक मंजर बन चुका था। ये वो मुकाम था जहां मेरे सपनों की मेहनत ने मुझे खड़ा किया था, और जहां मेरी चाची के तानों का वजन खुद उनके कंधों पर आ चुका था। मैंने पापा का हाथ पकड़ा। हम यहाँ से जा सकते हैं। हम जो लेने आए थे वो हम हासिल कर चुके हैं। पापा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे वो इज्जत दी है जो सारी उम्र मैं खुद को नहीं दे सका। ये लम्हा मेरे लिए वो निशान बन गया था जो किसी ने भी मुझे नहीं दिया, बल्कि मेरे इरादे ने खुद तलाशा था। लेकिन अभी हम वापस करने ही लगे थे कि हॉल के कोने में खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर ने तेजी आवाज में माइक पर ऐलान किया, मेहमानों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैडम किरण शर्मा, जो आज के प्रोग्राम में शामिल हैं, वो हमारी कमिश्नर मैडम हैं। कुछ लम्हों के लिए पूरा हॉल जैसे जम गया। जो लोग अपनी सीटों पर बैठे हुए थे खड़े हो गए। जो खड़े थे उनके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। कमिश्नर। इस शब्द की गूंज में मेरी चाची की सारी आवाजें, सारे ताने दफन हो गए। अमन ने नजरें नीचे कर ली। उसके आसपास खड़े कई लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर उनकी आंखों में साफ शर्मिंदगी भी थी। किसी ने हिम्मत करके हाथ भी नहीं हिलाया। मेरी चाची ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। ये सब झूठ लग रहा था। पापा ने सर झुका लिया, जैसे खुद से पूछ रहे हो, क्या ये वही मेरी किरण है? मैंने उनकी तरफ देखा। आपने जो सब्र किया वो आज रंग ला रहा है। अब आप सर झुकाएंगे नहीं, सिर उठाकर चलेंगे। तभी मेरी चाची की आवाज पीछे से उभरी, किरण, तुमने तो बताया ही नहीं, कब सिलेक्ट हुई, कैसे हुई? मैं उनकी तरफ मुड़कर कहा, आप तो सुनती ही नहीं थी, सिर्फ बोलती थी, और मैं सुने बिना कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। हॉल के अंदर वही मेजबान जो पहले अमन के आसपास घूम रहे थे, अब आकर मुझसे बात करने लगे। किसी ने इंट्रोडक्शन करवाया, किसी ने मेरे अंडर काम करने की ख्वाहिश जताई। अमन किनारे पर खड़ा एक हारे हुए सिपाही की तरह सिर्फ देख रहा था। एक लेडी ऑफिसर जो मुझे अच्छी तरह जानती थी मेरे पास आई। किरण जी, हमें फक्र है कि आप इस प्रोग्राम में आई। आपका आना आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है। मैंने उन्हें थैंक यू बोला, फिर धीरे से पापा को इशारा किया। हम यहाँ सिर्फ देखने नहीं आए थे, अब उन्हें हमें याद रखना चाहिए। हम स्टेज की तरफ बढ़े। हॉल के आखिरी कोने तक नजर गई। वो सब जो हमें छोटा समझते थे, अब हमें पहचानने पर मजबूर थे। इस प्रोग्राम के मेजबान ने मुझे स्टेज पर बुलाया। मैंने माइक पकड़ा और एक बार फिर खुद को किस्मत का नहीं, मेहनत का नतीजा बताया। कामयाबी आपकी हैसियत नहीं देखती, न जात पात न रुतबा, सिर्फ मेहनत, नियत और किरदार देखती है। जो लोग दूसरों की हैसियत तय करते हैं वो अक्सर अपने गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने का मकसद सिर्फ बधाई देना नहीं, बल्कि एक संदेश देना भी था। इज्जत देने से इज्जत कम नहीं होती, बढ़ जाती है। तालियां बजी, मगर मेरी चाची के चेहरे पर वही हार थी जो बरसों की जातियों का हिसाब मांग रही थी। अमन मेरे पास आया। किरण, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ तक पहुंच चुकी हो। मैंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि तुमने कभी हमें देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं शर्मिंदा हूँ, वो धीरे से बोला। मैंने जवाब दिया, शर्मिंदगी से कुछ भी वापस नहीं आता, लेकिन अगर तुम सच में बदले हो तो दोबारा अपने पद का इस्तेमाल इज्जत देने के लिए करो, उछलने के लिए नहीं।
पापा की आंखों में सुकून था, जैसे बरसों का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। उनके चेहरे पर रोशनी थी, जैसे वो खुद को पहली बार किसी बड़े मुकाम पर देख रहे हों। मेरी चाची पास आई, बेटी, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हम तुमसे माफी मांगते हैं। हम नहीं जानते थे कि वक्त इतना बदल सकता है। वक्त नहीं बदला है, वक्त ने आपको बस आईना दिखा दिया है। हम तो वही हैं, बस आपने हमें देर से पहचाना। मैं पापा का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकलने लगी। एक नौजवान गार्ड जो गेट पर खड़ा था झुककर बोला, मैडम, गाड़ी तैयार है। पापा ने मेरी तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हो, ये सब तुम्हारी मेहनत है बेटी। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, नहीं पापा, ये सब आपका आशीर्वाद और खामोशी की ताकत का नतीजा है। हम हॉल से बाहर आ चुके थे, लेकिन पीछे बहुत कुछ रह गया था। पुराने ताने, वो नफरत, पुराने जख्म, और जो साथ में आया था वो था गर्व, इज्जत और एक नई पहचान। अब ये पहचान किसी नाम की मोहताज नहीं थी। ये मुकाम खुद बोल रहा था, और इस मुकाम को पाने की जंग बहुत बड़ी थी। मगर ये तो भगवान खुद कहते हैं कि हर ऊंचाई अपने साथ पहले मुश्किलें और बाद में आसानी लाती है। और अब हमारा वो सफर शुरू हो चुका था। प्रोग्राम खत्म हुआ, लेकिन उसका असर अभी तक बाकी था। वापसी में मैंने पापा की तरफ देखा। कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ये लम्हा मेरी उम्र के सब दुखों को खत्म कर रहा है। अगली सुबह ऑफिस पहुंची तो मेरी मेज पर अमन की फाइल रखी थी। एक अंदरूनी इंक्वायरी में उसके व्यवहार और कुछ शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की गई थी, जो काफी दिनों से उसके बारे में आ रही थी। मैंने फाइल खोली, एक नजर में पूरा रिकॉर्ड पढ़ा और सारा दिन इसी पर काम किया। पर्सनल तरीके से नहीं, सरकारी तौर पर। मेरा किरदार अब उसके करियर से जुड़ चुका था। शाम के वक्त मैंने डीआईजी साहब को कॉल मिलाई। सर, आपने अमन शर्मा की रिपोर्ट को जल्द ही पूरी करने को कहा था। वो पूरी हो गई है, मैं ईमेल कर रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, अच्छा काम किया है। ये मामला बहुत जरूरी है। अगर कुछ गैर कानूनी साबित हो तो तुम्हें एक्शन लेने से पीछे नहीं हटना है। सर, कानून सबके लिए बराबर है। फोन रखते ही मैंने रिपोर्ट तैयार करके ईमेल कर दी। अगले ही दिन अमन मेरे ऑफिस में था। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। अंदर जाकर वो कुछ कहने से पहले मेरी मेज के सामने बैठ गया। किरण, तुमने डीआईजी साहब को रिपोर्ट भेज दी? ये मेरा फर्ज था अमन। तुम जानते हो मैं किसी की बहन, बेटी या कजन बनने से पहले एक अफसर हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हें हमेशा कमतर समझा। आज पता चला कि ताकत क्या होती है और उसकी कीमत क्या है। ताकत की कीमत जिम्मेदारी होती है अमन। तुमने कभी इस जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया, सिर्फ खुद को बड़ा समझा। मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी से अगर हर चीज ठीक हो जाती तो कानून की जरूरत नहीं रहती। उसकी आंखें भर आईं। वो उठा और मेरे कदमों में बैठ गया। अगर तुम कहो तो मैं खुद तुमसे माफी मांग लेता हूँ। प्लीज, मेरी नौकरी, मेरे माँ बाप के बारे में सोचो। मैंने हाथ के इशारे से उसे उठने को कहा। नौकरी तुम्हारी है, इज्जत मेरे माँ बाप की भी है। अगर सच में माफी मांगनी है तो वहां जाओ जहां तुमने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। उसी शाम हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला, सामने मेरी चाची खड़ी थी। उनकी आंखों में घबराहट और बेचैनी थी। भाभी, रमेश भैया घर पर हैं? पापा सामने आए। उन्होंने पापा के कदमों में हाथ जोड़कर बैठते हुए कहा, भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको नहीं समझा ना बेटी को। मुझे माफ कर दो। अमन की नौकरी खतरे में है, वो बिखर गया है। पापा ने चुपचाप बात सुनी, फिर बोले, हमने तुमसे कभी इज्जत नहीं मांगी, सिर्फ नजरअंदाज ना किए जाने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन तुम्हें लगता था कि हम तुम्हारे मुकाबले के नहीं हैं। भैया, हमारी सोच छोटी थी, लेकिन किरण ने आज सब कुछ बदल दिया है। बस हम दुआ करते हैं कि आप हमारी इस बेइज्जती के बावजूद हमें माफ कर दो। पापा ने मेरी तरफ देखा। मैं सब सुन रही थी। मेरी चाची की आवाज लड़खड़ाने लगी। मैं तुम्हारे पापा को जो कुछ सुनाती रही, आज वो सब मेरे बेटे पर आ गया। मैं आगे बढ़ी। आपके शब्द हमारी गरीबी का मजाक थे, लेकिन मेरी मेहनत उसका जवाब है। आपका बेटा आज मुझसे रहम मांग रहा है। ये वो मुकाम है जहां आपको सोचना होगा कि वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहता। उन्होंने धीरे से कहा, बस एक मौका दे दो, उसे बचा लो। पापा ने कहा, अगर तुम वाकई अपनी गलती का एहसास कर रही हो तो फिर अपनी सोच को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो। रिश्ता हमने नहीं तोड़ा था। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी रिपोर्ट में सच ही लिख चुकी हूँ और वही सच आगे भी जाएगा। लेकिन अमन की नौकरी अगर बच सकती है तो वो उसके अपने सुधार
और कर्मों पर निर्भर है। मेरी चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटी, तुम जानो या न जानो, तुमने हमारा सर झुका दिया है, लेकिन अगर ये झुकना हमें बेहतर इंसान बना दे तो ये हार भी मंजूर है। अमन अगले दिन दोबारा आया। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ माफी नहीं, बल्कि एक बदलाव था। किरण, मैंने अपने गुरूर और व्यवहार पर सोचा है। अगर तुमने मौका दिया तो मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। मैंने फाइल बंद की। तो तुम्हें अपनी इज्जत वापस पाने के लिए सिफारिश नहीं, इंसान बनना होगा। ये पल उन सभी लम्हों का जवाब था जिनमें हमें छोटा समझा गया, जिनमें हमारे सपनों का मजाक उड़ाया गया। आज वो सब पलट चुका था और मेरे पास ताकत थी, कानून की, सच की और अपने विश्वास की। ये वो ताकत थी जिसकी कीमत कुर्बानी और संघर्ष से अदा की गई थी। ऑफिस में सन्नाटा था। अमन की फाइल बंद हो चुकी थी, कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और अब सिर्फ रिपोर्ट के मुताबिक फैसला आना था। मुझे पता था कि अमन अब खुद से बेहतर अफसर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन अतीत की लकीरें आसानी से नहीं मिटती। दोपहर में डीआईजी साहब का मैसेज आया। अगर कोई शिकायत आई हो तो मुझे जरूर बताना, लेकिन रिपोर्ट बिना किसी लाग लपेट के होनी चाहिए। मैंने जवाब दिया, सर, रिपोर्ट पहले ही सच्चाई पर टिकी है। उसी शाम परिवार वालों की एक और बैठक हुई। इस बार मेरी चाची के घर की जगह ताई के घर दावत दी गई और पापा को भी बुलाया गया। ये वही लोग थे जिन्हें बरसों हमारी मौजूदगी से भी चिढ़ थी। अब वे इज्जत से बुलाते थे, मुस्कुराकर हाल चाल लेते थे, इज्जत से बिठाते, नाश्ता पेश करते। पापा ने कहा, किरण, हमें चलना चाहिए। हम वहां पहुंचे तो सबने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। वही लोग जिनके लहजे में कभी जहर भरा था, अब मिठास में डूबे थे। कुछ रिश्तेदारों ने सिर झुकाकर कहा, हमें अफसोस है, हमने वक्त पर तुम लोगों की कदर नहीं की। मेरी चाची पास आई। किरण बेटी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। मैंने कहा, गर्व इस बात पर होना चाहिए कि आपने अपना व्यवहार बदला। सब लोग चुप हो गए। मैंने सबकी तरफ देखा। अमन की रिपोर्ट सच्चाई पर टिकी है। वो मैंने जमा करवा दी है। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है और ना ही कुछ बड़ा चढ़ाकर लिखा है। अमन ने सिर झुकाकर बैठा था। रिपोर्ट तो सच है, गलत तो सिर्फ तुम्हारे दिल में था। पापा ने तुरंत बात संभाली। हम सब इंसान हैं, गलती हम सबसे होती है, लेकिन जो वक्त गुजर चुका है उसका हिसाब किताब माफी से ठीक किया जा सकता है। पापा की बात ने सब पर असर छोड़ा। मैंने अपनी बात जारी रखी। अब अगर किसी ने किसी रिश्तेदार को, किसी कमजोरी को, किसी गरीब को गिरा हुआ समझा तो वो सिर्फ अपनी इज्जत खोएगा। मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, लेकिन अब मैं एक सरकारी अफसर भी हूँ। अगली बार कोई गलती हुई तो सिर्फ रिश्तेदारी नहीं, नौकरी भी जाएगी। अमन ने सिर उठाया। मैं वादा करता हूँ, अब कभी किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं होगा जैसा हमने किया। मेरी चाची ने पापा की तरफ देखा। भैया, माफ कर दीजिए हमें। हमने जो किया वो बहुत गलत था। हमारा गुरूर था, लेकिन आपकी बेटी ने हमें सबक सिखा दिया है। पापा ने धीरे से कहा, मैंने अपनी औलाद की ऐसी परवरिश नहीं की कि वो बदला ले। मेरी बेटी ने जो इज्जत कमाई है वो मेरे लिए काफी है। मैं सबको माफ करता हूँ। ताऊ, जो हमेशा चाचा के साथ खड़े होते थे, उन्होंने आगे बढ़कर पापा से हाथ मिलाया। हमें तुम पर गर्व है रमेश। तुमने अपनी बेटी को वो परवरिश दी जो हमें कभी समझ में नहीं आई। अब कमरे का माहौल बदल चुका था। हर तरफ मेरी ही बातें थी। हर नजर पापा पर नहीं, मुझ पर थी। मैंने कहा, ये कामयाबी मेरी नहीं, मेरे पापा की हिम्मत का नतीजा है। गरीबी कोई गुनाह नहीं होती, मगर घमंड करना जरूर होता है। ये बात कहकर मैं बाहर आई और सोचने लगी। अब वो दर्जी जो बरसों तक दरवाजे पर खड़े खड़े सुनता रहा, इज्जत से सर उठाकर अंदर आया था, और मैं अब सिर्फ किसी की बेटी नहीं, अपनी पहचान की मालकिन बन चुकी थी। अब हर दावत में हमारा नाम पहले दर्जे पर होता, हर प्रोग्राम में हमें खास इज्जत दी जाती। लेकिन मेरे अंदर वही जज्बा कायम रहा। अगर कभी मेरे किसी फैसले से किसी गरीब का सिर झुका तो मेरा कुर्सी पर बैठना बेकार है। उस दिन के बाद पापा जब भी अपनी पुरानी सिलाई मशीन को देखते, कहते, ये मशीन तो पुरानी हो गई, लेकिन इस पर बैठने वाले की बेटी अब इस देश की उम्मीद है। और मैं उनसे कहती, नहीं पापा, यही तो मेरे इरादों को मजबूत करने वाली पहली ईंट थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।